हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन ग्रेविटी गुरु। तो बेटा, आप लोगों को पता है कि थर्मोडायनेमिक्स की जो सीरीज़ है वो चल रही है। आज है लेक्चर नंबर 6, है ना। और लेक्चर नंबर 6 में हम क्या देखेंगे? इंटरनल एनर्जी के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा फिर हम, थोड़ा सा नहीं, डिटेल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं उनको देखकर इस क्लास को देख रहे होंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा, केमिस्ट्री फिजिक्स में जो टॉपिक्स होते हैं, है ना, वो सब रिलेट होते हैं। अगर आप पहले के लेक्चर नहीं देखें, डायरेक्टली अगर आप इंटरनल एनर्जी पर आ गए हैं या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एराइज हो सकती है। तो लेट्स टॉकिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी। ओके, एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है? देखो, इंटरनल एनर्जी बेटा एटम और मॉलिक्यूल। इंटरनल एनर्जी क्या? एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल, एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल से एसोसिएट एक एनर्जी है। एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल से अटैच्ड एसोसिएट एक क्या है? एनर्जी है। अब एनर्जी बहुत टाइप की होती है, ठीक है। एटम्स क्या करते हैं? तो एटम में बेटा वाइब्रेशन भी होता है। एटम में क्या होता है? वाइब्रेशन, है ना। जैसे मान लो अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की बात करूं, O2 मॉलिक्यूल की क्या करूं मैं बात करूं, तो ऑक्सीजन क्या है? हल्का हल्का वाइब्रेट होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में तो दोनों ऑक्सीजन हैं, वो वाइब्रेट होते रहते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन होता है। ये इनमें बेटा रोटेशन भी होता है। क्या होगा इसमें? इसमें होता है रोटेशन। रोटेशन मतलब ये ऐसा, समझ में आई बात? रोटेशन भी होता है, ठीक है। अगर वाइब्रेशन होगा बेटा, तो वाइब्रेशन से एसोसिएट जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेशनल एनर्जी। रोटेशन होगा तो रोटेशन से जो एनर्जी एसोसिएट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल एनर्जी। मतलब O2 का मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट भी करता है। O2 के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम है वो अपनी जगह पर वाइब्रेट भी करते हैं। समझ में आई बात? कभी कभी क्या होता है, देखो, एनर्जी भी बहुत टाइप टाइप की है ना। जैसे हम बेसिकली क्या है, ये सब नाम बार बार सुनते हुए आए हैं। कौन कौन से नाम? जैसे हमने बार बार सुना है क्या? काइनेटिक एनर्जी। क्या सुना है हमने? काइनेटिक एनर्जी। हमने सुना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बेटा एटम के मोशन से आती है, ठीक है। अगर कोई एटम वो मोशन कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है ना। मान लो कोई गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल है ना, जैसे बहुत सारी, किसी चेंबर में तुमने क्या रखी है? कोई O2 गैस फिल करके रखी हुई है चेंबर में या किसी कंटेनर में, राइट। तो O2 गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ से वहाँ इधर उधर मूवमेंट करेंगे, मोशन करेंगे। तो उससे जो एनर्जी होगी आएगी, क्या मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। वैसे ही क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे समझ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम समझते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कैसे समझते हैं हम इसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो हम बॉन्ड्स पढ़ते हैं ना, वो एक प्रकार के क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। बॉन्ड जो हम पढ़ रहे हैं वो एक प्रकार के क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एसोसिएट है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी समझ गए कि जो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। समझ में आई बात? मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट कर रहा है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना मतलब मॉलिक्यूल में जो एटम है वो अपनी अपने जगह पे ऐसे हल्के हल्के वाइब्रेट करते होते हैं। उससे रिलेटेड जो एनर्जी आएगी उसको हम वाइब्रेशनल एनर्जी बोल देंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल किसी एक एक्सिस पे रोटेशन करता है, उससे जो एनर्जी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन बोलेंगे, ठीक है। एक और एनर्जी होती है बेटा, मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि लीनियरली इधर से उधर चलते रहते हैं, लीनियरली इधर से उधर चलते रहते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो एनर्जी आएगी, है ना, जैसे कोई मॉलिक्यूल है किसी एक्सिस पे इधर, तो ट्रांजिशन कर रहा है एक प्रकार का। क्या कर रहा है? एक प्रकार का ट्रांजिशन, है ना। एक एक सीधी लाइन में या एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है, तो उससे रिलेटेड जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एनर्जी। क्या बोलेंगे हम उसको बेटा? ट्रांजिशन एनर्जी, है ना। तो एक एनर्जी क्या होती है? ट्रांजिशन एनर्जी।
कौन सी एनर्जी होती है? ट्रांजिशन एनर्जी। ठीक है, तो बहुत टाइप की एनर्जी है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, और भी बहुत प्रकार की एनर्जीज हैं। समझ में आ रही बातें? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत सारी एनर्जी। और इन सारी एनर्जी, इन सभी एनर्जी, है ना, इन सभी एनर्जी का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा इंटरनल एनर्जी के इक्वल। वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा इंटरनल एनर्जी के इक्वल। इंटरनल एनर्जी को कुछ बुक्स में ई से डिनोट किया जाता है, कुछ बुक्स में इसको यू से डिनोट किया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है ना। ये जितनी भी एनर्जीज मैं आपको समझा रहा हूं, है ना, काइनेटिक एनर्जी किससे आती है बेटा? मूवमेंट से आती है ना। जो मॉलिक्यूल जो क्या कर रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, उससे जो काइनेटिक समझता है ना, काइनेटिक का मतलब ही क्या है? तो ये वाली जो एनर्जी है ये मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से आती है, तो उससे रिलेटेड है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कौन से फोर्स से एटम्स, जैसे O2 बहुत सारे मॉलिक्यूल, अब गैसेस मॉलिक्यूल है तो कहीं ना कहीं वो वंडरवाल फोर्स से अटैच्ड होंगे एक दूसरे के साथ में, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड होती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी मैंने अभी बताया। रोटेशनल एनर्जी, ट्रांजिशन एनर्जी क्या होती है? अगर कोई मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहा है इधर से उधर, तो उससे जो एनर्जी एसोसिएट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एनर्जी। क्या बोलेंगे हम उसको? ट्रांजिशन एनर्जी बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? और सभी एनर्जी का, इतनी सारी एनर्जीज है कि कुछ एनर्जी की तो हम चर्चा भी नहीं कर सकते बेटा, क्वांटम लेवल पे काम चल रहा है। समझ में आ रही बात? क्वांटम लेवल पे इतनी सारी एनर्जीज हैं कि हम उनकी स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात? बहुत टाइप टाइप की एनर्जी है। तो जितने भी टाइप टाइप की एनर्जी हैं उनका जो सम है, उनको हम एक साथ क्या बोलेंगे? हम उनको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, है ना। जितनी भी एनर्जीज हैं उन सभी एनर्जीज का सम किसके इक्वल जाएगा? इंटरनल एनर्जी के इक्वल जाएगा। ठीक है, कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो। ओके, अब ये तो मैंने समझा दिया, है ना। अब जो बुकिश लैंग्वेज है वो हमसे क्या कहती है, यहां लिखा हुआ है, ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ है यहाँ। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिफाइन एज द सम ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। मैंने अभी बोला था, है ना। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिफाइन एज डिफरेंट एनर्जीज एसोसिएट विथ इट्स एटम एंड मॉलिक्यूल। जो किससे एसोसिएट है बेटा? जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज है वो एसोसिएट है किससे? एटम एंड मॉलिक्यूल से। लाइक पोटेंशियल एनर्जी, जो मैंने अभी आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी किससे, है ना, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी, जैसे ट्रांजिस्लेटरी बताया ना मैंने, ट्रांजिस्लेटरी जो रोटेटरी, वाइब्रेटरी, ये सब क्या है? ये सब वही तो है, अभी मैंने बताया ना कि अगर मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो उससे जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वाइब्रेटरी, या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेटरी, ओके, ट्रांसलेटरी। ओके, तो ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशंस होते हैं, उनसे एसोसिएट एनर्जी को हम, जैसे वाइब्रेशन से एसोसिएट है तो वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांजिशनल, और बाकी एनर्जी भी लिखी गई जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर, और बहुत सारी एनर्जी है। तो सभी एनर्जीज का सम किसके इक्वल आएगा? इंटरनल एनर्जी के, है ना। इंटरनल वर्ड से समझ में आ रहा है ना? इंटरनल वर्ड, इंटरनली। ओके, तो हम यहां ऐसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू ई पोटेंशियल एनर्जी, ई काइनेटिक एनर्जी, ओके, ई रोटेशनल एनर्जी, ई वाइब्रेशनल एनर्जी, है ना, ये वाइब्रेशनल एनर्जी EV, ओके, ट्रांजिशनल एनर्जी को ET, ओके, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और बहुत सारी एनर्जी बेटा, प्लस डैश डैश डैश, है ना। सभी एनर्जीज का जो सम है वो किसके इक्वल जाएगा? इंटरनल एनर्जी के इक्वल में चला जाएगा, या हम कह सकते हैं कि सभी एनर्जीज को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। किसी एटम या मॉलिक्यूल में जो एसोसिएट है सभी प्रकार की एनर्जीज, उसको हम एक साथ क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। ओके, ठीक है सर। बेटा ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, है ना। अब आपने थोड़ी सी गैस ली है और इतनी सारी गैस ली है, अमाउंट बढ़ गया ना। तो भाई जब ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल लोगे तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी, थोड़ी सी गैस लेके चल रहे हो तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। ओके, तो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो इतनी माइन्यूट माइन्यूट एनर्जीज हैं, ओके, क्वांटम लेवल पर हैं, समझ में आ रही बात। आप इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब आप इनका एक निश्चित मान नहीं बता सकते। ओके, तो आप इनका एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते। वी नेवर फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। ओके, तो मैं ये लाइन लिखूंगा, नेवर फाइंड एब्सोल्यूट never find absolute value of never find absolute value of never find oh my god never find absolute value of internal energy। इनकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। अगर हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते सर, तो फिर हम इनकी कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते तो हम इसकी कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम बेटा चेंज निकाल सकते हैं, है ना। हम इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, और चेंज किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। तो चेंज को फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत ही क्वांटम लेवल पे स्टडी हो जाएगी, है ना, और उस लेवल पर जा नहीं पाते हैं, राइट। ठीक है, तो हम क्या, नेवर फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, वी फाउंड, या फिर वी फाइंड चेंज इन, वी फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम किस चीज को फाइंड कर सकते हैं, चेंज को। और चेंज किस पे डिपेंड करता है बेटा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर। ओके सर, पर ये कैसे निकालेंगे चेंज, चेंज भी कैसे निकालेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट है, एनसीईआरटी की बुक में इसके बारे में लिखा भी गया है ना। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, या उस एपरेटस का क्या नाम है, जिससे हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, हम क्या यूज करके निकाल सकते हैं बेटा, यूजिंग हम क्या यूज करके निकाल सकते हैं, बॉम कैलोरीमीटर। बॉम, ये एक एपरेटस है, ये क्या है बेटा, एपरेटस है ना। इसका आप डायग्राम अगर आप देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बॉम कैलोरीमीटर के यूज से हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की नहीं निकाल सकते। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी बेटा एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी एक कैसा है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब, स्टेट फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं, देखो दो प्रकार के फंक्शंस पढ़ाया था मैंने लेक्चर नंबर 2, आई होप। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट फंक्शंस हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं वो सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है। मैंने वहां पर भी आपको बताया था। ठीक है, केवल हीट और वर्क जो है बेटा वो क्या है, वो पाथ फंक्शन है। इज डेट क्लियर। तो ये है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है। और हम अभी मैंने आपसे कहा कि मैं चेंज निकाल सकता हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू तो नहीं निकाल सकता। तो डेल्टा ई बराबर ई एफ फाइनल माइनस ई इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल स्टेट में जो होगी और जो इनिशियल स्टेट में जो एनर्जी होगी, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन में क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो मान लो यही बात अगर किसी रिएक्शन के लिए लिखनी है तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस
एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर? ओके, तो आई थिंक आपके समझ में इतनी बातें आ रही होंगी। डेफिनेशन को अच्छे से रीड कीजिए। जो मैंने बातें आपको बताई थी वो सब यहाँ पर बुकिश लैंग्वेज में बेहतरीन तरीके से लिखी हुई हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, है ना। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगी, है ना। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगी? इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव क्यों होगी? वेरी सिंपल, इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव तब होगी जब फाइनल स्टेट की एनर्जी ग्रेटर होगी किससे? इनिशियल स्टेट की एनर्जी से, है ना। फाइनल स्टेट की जो एनर्जी है वो ग्रेटर होगी किससे? इनिशियल स्टेट से। इंटरनल एनर्जी निगेटिव कब होगी? इंटरनल एनर्जी निगेटिव तब होगी जब जब फाइनल स्टेट की, जब क्या बेटा? जब फाइनल स्टेट की जो एनर्जी है वो लेस देन होगी किससे? इनिशियल स्टेट की एनर्जी से, राइट। ठीक है, मैथमेटिकली समझो इस चीज को, मैथमेटिकली समझ लो। तो मैथमेटिकली समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब कौन पॉजिटिव होगा और कब कौन निगेटिव होगा, राइट। तो इंटरनल एनर्जी को मुझे समझाने का मेरा मकसद ये था कि इसके बाद आने वाला है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। ओके, तो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ जो है वो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। मैं तुम्हें ये भी बात बता देता हूँ, क्लास 9th में भी हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ चुके थे, लेकिन वहां हमें पता नहीं था। इसी बात को हम आगे जाके थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ बोल देंगे। ओके, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ में आने वाली है, इसलिए मैंने आपको इंटरनल एनर्जी का एक ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, इन डिटेल वर्जन। ओके, तो मूविंग फॉरवर्ड अब हम क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एनर्जी के, लिख देता हूं मैं, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है, ये एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ लेते थे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या चीज है? एनर्जी कंजर्वेशन है बेटा, एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफर की जा सकती है। एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, मार्क माय वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूं कि एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन, कोई चीज कंजर्व है, इसका क्या मतलब है कि कम नहीं हो रही है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो क्लास 9th में एक बेहतरीन डेफिनेशन होती थी एनर्जी कंजर्वेशन की। एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते, ना एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते। ओके, ठीक है, क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता। तो ये वाली जो बात है, इसी बात को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल दिया गया, इसी बात को। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जीवन में कोई बहुत नई चीज नहीं है, पहले से पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन अब थर्मोडायनेमिक्स में जब हम इसकी स्टडी कर रहे थे तो हमने क्या किया कि एनर्जी कंजर्वेशन को ही हमने क्या कह दिया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कंजर्वेशन को ही हमने क्या कह दिया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने इस लॉ को जनरेटेड किया था, है ना। तो जो साइंटिस्ट जनरेटेड किए थे वो तो खैर नाम वगैरह ही हैं, लेकिन बेसिक तो यही है। ठीक है, ओके। अब जो हमारा यूनिवर्स है जहां हम रहते हैं, तो हमारे जो यूनिवर्स की भी जो एनर्जी है वो कंजर्व है। ओके, यूनिवर्स की एनर्जी भी कैसी है? कंजर्व है। और हम अपने यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं। हम क्या करते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब, याद करो वो दिन जब मैंने पढ़ाया था। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर नहीं हो पाता, है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया गया है, और हमारा जो यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है बेटा वो कंजर्व है। कैसी है? कंजर्व है, राइट। तो देखो यहां लिखा हुआ है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमसे क्या कहता है? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लिखा हुआ है यहां, देख लीजिए आप, है ना।
एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड, मतलब आप ना इसको क्रिएट कर सकते नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिर्फ आप एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। ओके सर। रॉबर्ट मेयर और हेल्महोल्ट्ज, रॉबर्ट मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को जनरेटेड किया था, डिस्क्राइब किया था। ओके, और मैंने जो लास्ट लाइन बोली थी कि जो हमारा यूनिवर्स है ना, ये लाइन लिखी भी गई है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, कि यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट ही है। ठीक है, हाँ वो एक अलग बात है कि सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में आ रही है, सॉरी सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में आ रही है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, ट्रांसफर चल रहा है, ट्रांसफर चल रहा है, लेकिन टोटल कांस्टेंट ही है। ओके, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। बताया था मैंने कि टोटल एनर्जी जो है यूनिवर्स को हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान के चल रहे हैं, वो ऑलवेज कंजर्व ही रहेगी, राइट। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होगी। मैथमेटिकली क्या है, इन सभी बातों को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, तो मैथमेटिकली हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, पर ऐसा लिखना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, यही सही है। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो ये जो हीट है ना, ये जो हीट है और वर्क, हीट और क्या वर्क, ठीक है, देखा जाए तो हीट और वर्क मैंने अलग अलग पढ़ाया था, ये एक प्रकार का एनर्जी ट्रांसफर के जरिया है, मैंने बताया था आपको फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ही है ये, राइट। कि एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक माध्यम, एक जरिया ही है क्या, हीट या फिर वर्क। ओके, तो जो हम जो हीट यहाँ जो ले रहे हैं, है ना, इन दोनों का सम जो है वो इक्वल जाएगा किसके, इंटरनल एनर्जी में चेंज के। ठीक है, तो ये जो हीट जो है ये क्या, ये कौन सी हीट है, ये हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया हीट को, ठीक है, अब कहाँ से एब्जॉर्ब किया होगा सिस्टम ने, सराउंडिंग से किया होगा, पॉजिटिव है, साइन सामने कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव हीट, पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है, हीट पॉजिटिव का मतलब ही होता है कि हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, एब्जॉर्ब की गई है। ओके, वर्क के सामने भी प्लस का साइन है, मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा कि ऑन द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम वाला जो वर्क होता है, सिस्टम खुद से जब वर्क करने लगे तो निगेटिव होता है, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। तो ये वाला कौन सा वर्क है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। देखो दोनों को ऐड करने से इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अगर आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो, हीट को क्या कर रहे हो, एब्जॉर्ब, मतलब हीट एब्जॉर्ब मतलब सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, सिस्टम खुद वर्क नहीं कर रहा है, सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है। तो जब सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो वो वाला वर्क डन पॉजिटिव होता है। ठीक है, वर्क वाले चैप्टर में अच्छे से समझा चुका हूं। और अगर हीट की बात की जाए बेटा, तो हीट में क्या होता है कि अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम सराउंडिंग से तो हीट पॉजिटिव रहेगी। तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, इनका सम किसके इक्वल जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल जाएगा। ओके, साइन कन्वेंशन आई होप आप भूले नहीं होंगे, है ना, साइन कन्वेंशन भूले हो क्या, और ये साइन कन्वेंशन जो है बेटा, साइन कन्वेंशन जो है ये IUPAC वालों ने देके रखे हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ आपको समझाई थी, अभी भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, IUPAC वालों ने क्या 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 कहा है ना, वर्क में भी बताया था, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, सिस्टम खुद वर्क करेगा तो ऐसे वर्क को हम कौन से साइन से डिनोट करेंगे, निगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। ओके,
हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम अगर होगा, है ना, ये वाली बातें सब माइंड में सेट रखना है। हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम पॉजिटिव साइन से दिखाया जाएगा। कौन से साइन से दिखाया जाएगा? पॉजिटिव साइन से दिखाया जाएगा। ओके। हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, अगर सिस्टम रिलीज करेगा हीट तो उसको किससे दिखाया जाएगा बेटा? उसको निगेटिव साइन से दिखाया जाएगा। तो कौन से साइन से डिनोट किया जाएगा? निगेटिव साइड से दिखाया। अब हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम का क्या मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग दो ही तो चीजें हैं हमारे पास। हमारे पास कितनी चीजें? एक है सिस्टम, एक है क्या हमारे पास? सिस्टम, और दूसरा क्या है? सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसमें क्या हो रहा है कि हीट पॉजिटिव का क्या मतलब है कि हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, मतलब सराउंडिंग से हीट आ रही है कहाँ? सराउंडिंग से हीट आ रही है कहाँ? सिस्टम के पास। तो हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है? हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। ओके। हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, मतलब सिस्टम अपनी हीट रिलीज कर रहा है, किधर कर रहा है? सिस्टम को सराउंडिंग को दे रहा है। किसको दे रहा है? सराउंडिंग को दे रहा है। ओके। तो यहां पर क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, और इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। इज डेट क्लियर? साइन कन्वेंशन समझ में आए? वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम खुद से काम करने लगेगा तो वो कैसा होगा बेटा? निगेटिव होगा। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। साइन कन्वेंशन समझ में आया? सभी को आ गया साइन कन्वेंशन समझ में? ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, चलो बेटा अब आगे इस चीज को और समझते हैं। ठीक है, अब ये इतना सही था। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ देखोगे तो ये मैथमेटिकली इक्वेशन ही हमारे काम का है। देखा जाए तो ये जो हमारा जो मैथमेटिकली इक्वेशन है बेटा, ये सिर्फ इतना सा हमारे काम का है। लेकिन इनका कंक्लूजन समझेंगे हम इस लॉ को, या फिर इस लॉ का एप्लीकेशन पार्ट हमको समझना होगा। जो हमने 4 प्रोसेसेस पढ़ी थी, क्या क्या थी? 4 प्रोसेस हमारे पास कौन कौन सी थी बेटा? याद करो। 4 प्रोसेस कौन कौन सी थी? याद करो। एक थी सर आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। और क्या थी? एडियाबैटिक थी। ठीक है, तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इस लॉ का एप्लीकेशन पार्ट समझते हैं। ठीक है, देखते हैं, है ना। कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मान लो आइसोकोरिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक से पहले आइसोथर्मल को समझते हैं, है ना। आइसोकोरिक से पहले आइसोथर्मल प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, तो कोरिक से पहले आइसोथर्मल प्रोसेस में देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या है? हम एप्लीकेशन पार्ट समझ रहे हैं ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कंक्लूजन देख रहे हैं कि क्या होगा, है ना। देखो, चलो ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर पे। ये काम किस पे चल रहा है? सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। किस पे काम चल रहा है? ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर का क्या मतलब है? इनिशियल फाइनल जो है दोनों टेम्परेचर इक्वल है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर 0 है। मतलब कुल मिला के आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट टेम्परेचर बोलो, सब वही वही बातें हैं बेटा। या इनिशियल फाइनल टेम्परेचर इक्वल है ये बोलो, ठीक है। या फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 के इक्वल आएगा, ऐसा बोल लो। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है ना। ये थोड़ा सा माइंड में फिक्स करने वाली बातें हैं। ठीक है ना, कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी में चेंज किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल आता है। ठीक है, ओके सर। FLOT, FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। तो क्या होगा? ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो सकता है? Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ऐसे लिख सकते हैं आप। Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं
माइनस क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। अरे मैथमेटिकली है ना, इसमें इतना का है सोचना, मैथमेटिकली है बेटा। डब्ल्यू को इधर लेकर आ गए तो माइनस में चला गया, हो सकता था कि आपने क्यू को इधर लेके आ गया, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए? इन दोनों बातों का कुछ मतलब है, ठीक है। हीट प्लस में है, इसका मतलब क्या है? हीट प्लस में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर कि सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट लिया है। हीट ट्रांसफर हुई है कहाँ से? सराउंडिंग से सिस्टम। अभी तो बताया मैंने, अभी मैंने समझाया ना आपको IUPAC कन्वेंशन। कहाँ गए? ये देखो, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम अगर हुआ है तो वो किस में होगा? पॉजिटिव में। हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम हुआ है तो वो किस में होगा? निगेटिव में। तो अगर ये जो हमने लिखा है इसको हम अगर वर्ड्स के फॉर्म में या किसी को हमें समझाना है, हम उसको क्या बोल के बताएंगे? हम उसको बोल के बताएंगे हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम उसको? हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम बोलेंगे ना, वर्क कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, तो क्या बोलेंगे हमको? हम क्या बोलेंगे? हम दो बातें बोल सकते हैं, हम दो बातें बोल सकते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, क्या बोल सकते हैं हम इसको? हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, और हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, दिखाना तो नहीं पड़ेगा, समझ गए इस बात को? एक बार और सुन लो, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। ओके, क्लियर है बेटा? ठीक है सर। IUPAC कन्वेंशन अगर आप समझ गए तो आप इसको बता सकते हैं, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। तो हमने कंक्लूजन वाला पार्ट देखा किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक। अब हम समझते हैं किसमें? अब हम समझ लेते हैं किसमें? आइसोबारिक में। किसमें समझते हैं अब हम? आइसोबारिक या फिर जो आइसोकोरिक में देख लेते हैं। कोई भी प्रोसेस में किधर भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में कंक्लूजन देखते हैं फर्स्ट लॉ का कैसे यूज कर सकते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस का क्या मतलब है बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कैसा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, बोलो। इनिशियल फाइनल वॉल्यूम जो है वो इक्वल है, ऐसे बोल लो, या इन दोनों का जो चेंज है वो जीरो है, कुछ भी बोलो, बात सब सेम ही है, ठीक है। ओके सर। और आपको पता है कि अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होने वाला है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होने वाला है, मैंने आपको लिखाया था, है ना, मैंने आपको वर्क डन को क्लासीफाई किया था मैंने प्रीवियस लेक्चर, अगर आप देख के आए होंगे तो नॉन पीवी वर्क, पीवी वर्क, मैंने उसमें बताया था कि वॉल्यूम चेंज, अब वॉल्यूम में चेंज हो नहीं रहा है ना। हमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, ठीक है। प्रीवियस क्लास याद आ रही है? याद आ रहा है बेटा? याद आ रहा है? ओ माय गॉड, बोर्ड थोड़ा सा हैंग हो चुका है बेटा, बोर्ड इज हैंगिंग, ठीक है। क्या हो गया बोर्ड को? बोर्ड हैंग हो चुका, हाँ ठीक 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 ठीक, ओके चलो। तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, बताया मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, ये वॉल्यूम में चेंज हो नहीं रहा है, वर्क जीरो हो जाएगा। वर्क कितना हो जाएगा? जीरो। वेट अ मोमेंट, ओके, वेट अ मोमेंट बेटा। बैटरी भी चेक कर लेता हूँ मैं, बैटरी तो है, ठीक है। ओके ओके ओके, नाउ इज वर्किंग। तो देखो, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, ठीक है। अब वॉल्यूम में चेंज हो नहीं रहा है, अगर जीरो है तो वर्क डन होगा क्या? नहीं। मैं ये बात बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ आपको, मैं ये बात आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि वॉल्यूम में चेंज अगर नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम में चेंज अगर नहीं होगा, तो उस केस में वर्क डन कैसा आएगा? जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। अब वर्क डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या कहता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क डन जीरो है,
इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? इंटरनल एनर्जी आ जाएगी हीट के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगी? इंटरनल एनर्जी आ जाएगी बेटा हीट के इक्वल। ठीक है, ये चीज मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, सपोज डेट हीट एब्जॉर्ब की गई, सपोज डेट क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब की गई, तो हीट एब्जॉर्ब की जाएगी अगर मान लो हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। ठीक है, तो हीट पॉजिटिव होगी इस, और अगर हमने बेटा हीट हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, है ना, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम। ओके, तो ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ध्यान को समझना, ध्यान से समझना। ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब की जाएगी अगर सिस्टम से, ओके, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज देखा जाएगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। ओके, इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट रिलीज करेगा, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है मतलब निगेटिव, तो इंटरनल एनर्जी कैसी हो जाएगी? कम। ओके, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, कोई सिस्टम हीट ले रहा है, तो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। इसको बढ़ा रहा है, वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिस्टम अगर अपनी हीट रिलीज कर रहा है मतलब वो अपनी इंटरनल एनर्जी को कम कर रहा है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, कंक्लूजन पार्ट में इसलिए समझा रहा हूँ, है ना, कंक्लूजन वाला पार्ट में इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। इस डेट क्लियर? ठीक है, अब यहां देखो, वैसे तो Q जो है वो एक पाथ फंक्शन है, कैसा है? पाथ फंक्शन। लेकिन पाथ फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है? इंटरनल एनर्जी में चेंज के, और इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। तो इस यहां पर एक लाइन यूज करेंगे हम, और वो लाइन क्या है? वो लाइन है कि आइसोकोरिक प्रोसेस हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ओके, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, यहां लिखेंगे हम इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस heat is q heat is independent, independent, heat is independent of path। वैसे तो बेटा, वैसे तो ये एक पाथ फंक्शन है, पाथ पर ही डिपेंड करता है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंक्लूजन पार्ट में अगर हमने देखा तो हमने क्या देखा कि Q इज इक्वल टू आ रहा है डेल ई के, डेल ई एक स्टेट फंक्शन है, सो डेट हम ये कह सकते हैं कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ओके, ओके सर, इतनी बातें क्लियर है बेटा? इतनी बातें क्लियर है? ओके सर, इतनी बातें हमारे को क्लियर हो चुकी। अब हम अगली प्रोसेस की तरफ चलेंगे, वो है क्या? हमारी एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके बेटा, वो है हमारी क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस। जस्ट अ मिनट। नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड टू एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको पता है क्या? पता है आपको? Q इज इक्वल टू जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू जीरो, तो डेल ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो डेल ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, राइट? यही होगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, यही होगा बेटा। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने यहां समझाया था आपको, जैसे मैंने आपको कहाँ समझाया था?
हाँ हाँ हाँ, ये हाँ समझाया था, यहाँ यहाँ बताया था मैंने आपको। वैसा सेम देखो यहाँ समझने की कोशिश कर, यहाँ, ठीक है ये, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क किया जाएगा तो पॉजिटिव होगा, सिस्टम बाय द सिस्टम अगर होगा तो वो निगेटिव होगा। तो अगर आप देखो ध्यान से समझना है ना, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव आएगा। तो जब आप सिस्टम पर वर्क करेंगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। भाई एक दूसरे के इक्वल में है, इसका मतलब है कि हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके, हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू डेल ई। इसका मतलब है कि वर्क डन अगर आप कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, इंक्रीज। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क खुद कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, ये समझो। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। बात समझ में आई, ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आ गई है। सेम चीज है कि वैसे तो वर्क जो है पाथ फंक्शन है, लेकिन इक्वल में किसके हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज के। और इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस, हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, हम यहाँ क्या कह सकते हैं बेटा, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क इज इंडिपेंडेंट, वर्क इज, वर्क इज, वर्क इज independent, work is independent of path, work is independent of path। ठीक है, ओके। पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन में कंफ्यूजन आ रहा होगा तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर को देख कर आए, ठीक है, ओके। इतनी बातें समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक प्रोसेस। क्या बेटा, साइक्लिक प्रोसेस में देखेंगे। साइक्लिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, साइक्लिक प्रोसेस में सभी स्टेट फंक्शन जीरो के इक्वल आते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में सभी स्टेट फंक्शन जीरो के इक्वल आते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, डेल ई एक स्टेट फंक्शन है और डेल ई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। ओके, अगली प्रोसेस है क्या, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में डेल ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डेल ई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो एफ एल ओ टी से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्या होगा, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। भाई ये जीरो हो गया तो वही दो बातें जो पहले मैंने लिखी थी, या तो ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। मैथमेटिकली, अरे भाई कंफ्यूजन वाली क्या बात है, मैथमेटिकली तो ऐसे ही कह सकते हैं ना ये। और मैंने आपको यहाँ बताया था इन बातों को हम सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इस बात को हम अगर सेंटेंस के फॉर्म में बोले तो क्या बोलेंगे, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, तो बार बार बताने की आई होप आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इज डेट क्लियर बेटा। अब जो लास्ट बची है क्या, आइसोबारिक प्रोसेस, है ना, लास्ट है क्या, आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस में आपको पता है कि प्रेशर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो आइसोबारिक प्रोसेस में समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में, यहां से कुछ बहुत अच्छी बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर, प्रेशर कैसा होता है, कांस्टेंट। प्रेशर क्या हो जाएगा,
कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। FLOT, FLOT हमसे क्या कहता है, याद ही हो गया होगा, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो हम वहां डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी लिख सकते हैं, है ना। अरे भैया एक्सटर्नल प्रेशर याद आ रहा है, वो दिन कांस्टेंट लिया गया था, तो यहाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डेल वी। क्या लिख सकते हैं हम इसको, माइनस पी डेल वी। ओके, क्या मैं इसको, अब ये देखो कांस्टेंट प्रेशर पे बात की जा रही है इसलिए मैं इसको क्यूपी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ मैं इसको, क्यूपी। ओके, कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो क्या मैं इसको क्यूपी इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, डेल ई इज इक्वल डेल ई प्लस पी डेल पी डी वी या डेल वी। ओके, लिख सकता हूँ, इसको इधर लेकर आ गए। ओके, बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या है बेटा, सर इसका मतलब है चेंज। क्या मतलब है इसका, चेंज। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, E2 माइनस E1। ओके, प्लस P डेल V का क्या मतलब है, डिफरेंस, V2 माइनस V1। ओके, ठीक है सर, है ना। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस पे काम चल रहा है। ओके, ठीक है सर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1। मैथमेटिकली है, ढंग से समझो, अच्छे से देखो, लिख सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, एंथैल्पी इज इक्वल टू, वी नो डेट, वी नो डेट सिंस वी नो डेट एंथैल्पी H, एंथैल्पी H इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, H इज इक्वल टू होता है E प्लस पीवी, E प्लस पीवी, E प्लस पीवी। ओके, याद रखना इस बात को, डेल ई H इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस पीवी। देयरफॉर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, और एक बात याद रखना, कांस्टेंट, ये पहले भी बता चुका हूं मैं, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी। उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। ठीक है, याद करते जाओ पुराने लेक्चर्स, ठीक है, या फिर कॉपी के पेजेस टर्न करते जाओ, आपको याद आते जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है उसी को तो हम एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी हो गया। अगर आप अच्छे से देखो H इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस पीवी, तो कहीं ये ऐसे तो नहीं है H2 माइनस H1, ऐसा है क्या, H2 माइनस H1 जैसा दिख रहा है क्या, H2 माइनस H1 जैसा दिख रहा है क्या बेटा, दिख रहा है क्या, H2 माइनस H1 जैसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ओके, तो ध्यान दो, है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलो इसको अभी ऐसे ही रखो, QP इज इक्वल टू H इज इक्वल टू E प्लस पीवी होता है। यहाँ पर हमें ऐसा दिख रहा है कि H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, तो मैं इसे को क्या लिख दूंगा, H2 माइनस H1। ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, QP इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, QP इज इक्वल टू, चेंज है डेल H, लिख सकते हैं इसको ऐसा, डेल H, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना डेल H। भाई अच्छे से देखो, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, अभी कंक्लूजन जो आएगा वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो अगर हमारे जो काम का है वो तो यही है ना, हमारे जो काम का है वो क्या है बेटा, वो तो यही है। ये बात हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे ये कहना चाह रहा है, इन आइसोबारिक प्रोसेस, इन आइसोबारिक प्रोसेस, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इन कांस्टेंट प्रेशर, इन कांस्टेंट प्रेशर हीट इज इक्वल टू, हीट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ओके, सिंप्लीफाई वे में क्या बोलोगे आप, सिंप्लीफाई वे में आप ये बोलोगे कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो किसके इक्वल आएगी, एंथैल्पी में चेंज के। क्या बोला, रिपीट करो मेरे साथ, मैंने क्या बोला कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है, ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं जब मैं CV और CP समझा रहा था। ओके, माइंड करो, रिमेंबर करो थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है
वो किसके इक्वल आ रही है? एंथैल्पी में चेंज की। किसके इक्वल आ रही है वो? एंथैल्पी में चेंज की। तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया? मैंने आपको ये समझा दिया, पहले तो हम लोगों ने क्या देखा? इंटरनल एनर्जी को समझा। फिर इंटरनल एनर्जी के बाद में हमने किसको देखे? इंटरनल एनर्जी से हम कहाँ गए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में गए। कहाँ गए हम बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में गए। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन पार्ट समझा। जो 4 प्रोसेस होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, है ना? इन अवर थर्मोडायनेमिक्स वी हैव ओनली 4 प्रोसेस। इज दैट क्लियर? फर्स्ट वन हमने किस में देखा? आइसोथर्मल में। सेकंड हमने आइसोकोरिक में समझा। थर्डली हमने एडियाबैटिक में समझा। और फोर्थ वन इज अ आइसोबारिक प्रोसेस। इज दैट क्लियर? तो ये कंप्लीट एनालिसिस हो गई इस पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस पर हो गई बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके ओके सर। अब इसके बाद क्या है बेटा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके बाद जो लेक्चर अपलोड करूंगा मैं, लेक्चर नंबर 7, तो लेक्चर नंबर 7 में हम क्या करेंगे? आप और हम नहीं, आप और मैं, आप और हम क्या, आप और मैं साथ में क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की एक पूरी स्लाइड लेके आएंगे हम। ठीक है, उसमें हम लोग 10-15 जितने भी क्वेश्चन हो हम उसमें करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ साथ में प्रोसेस करते जाना, वर्क करते जाना आप भी। ठीक है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन पर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये समझ लो कि ये वाला जो लेक्चर था एक थ्योरेटिकल लेक्चर था। ठीक है, थ्योरेटिकल लेक्चर भी में भी आपको जो जो बातें मैंने बताई है, ये सभी बातें हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे, जो एप्लीकेशन पार्ट है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, है ना, वो वहां पर यूज होगा। ओके बेटा, अब देखो ये जो बातें हैं, ये जितने, ये जो मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कहाँ गया कहाँ गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकली फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, टाइम पर आपको बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, तो टाइम पे आपको पता चल जाएगा कब लेक्चर अपलोड हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा हम आगे और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट लेकर आएंगे। केमिस्ट्री में भी लेकर आएंगे, फिजिक्स में भी लेकर आएंगे, बायोलॉजी में भी टाइम के साथ हम वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।